हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स के ऊपर हमारा डिस्कशन कर रहे हैं और लास्ट की दो क्लासेस में हम लोगों ने हमारा डिस्कशन जो है वो ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर किया और जितनी ट्रिग्नोमेट्री हमको फिजिक्स में लगती है उतनी हमने उन दो क्लासेस में सीखी है। अगर आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री में कोई दिक्कत है या फिजिक्स के लिए जो ट्रिग्नोमेट्री है वो कितनी हमको सीखनी चाहिए उसमें कोई भी दिक्कत आती है तो आप लोग वो लेक्चर्स देख सकते हो। आपको सर्च करना है बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स 11th एंड 12th बाय प्रतीक तांबे। तो आपको वो मिल जाएगा, उसमें आपको ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो आप दो लेक्चर देख के वो कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, आज हम एक नया टॉपिक चालू करने वाले हैं जो कि मैथमेटिक्स का ही पार्ट है एक्चुअली, लेकिन फिजिक्स में वो बहुत ही ज़्यादा यूज होता है जिसको हम बोलते हैं वेक्टर्स। और वेक्टर्स आप यकीन नहीं मानोगे बेटा, इतना इम्पोर्टेंट है, इतना इम्पोर्टेंट है। आप फिजिक्स का कोई भी चैप्टर उठा के देख लो, वहां पे वेक्टर अगर नहीं आता हो तो आप मतलब मतलब देखोगे आप जैसे आगे पढ़ोगे, मतलब वेक्टर आता ही है, हर चैप्टर में वेक्टर आता है। मतलब आप इवन वेव्स तक उठा के देखोगे तो वहां पे भी आपको वेक्टर का कहीं ना कहीं यूज दिखेगा। ठीक है, तो वेक्टर एक मतलब ये मान लो कि 5 स्टार 10 स्टार जितने स्टार दे सकते हो उतना इम्पोर्टेंट चैप्टर है, मैथमेटिक्स का है वो एक्चुअली, लेकिन फिजिक्स में वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, तो आज हम उसको स्टार्ट करें। ठीक है, तो मैं लिखता हूं वेक्टर कैलकुलस। ठीक है, वेक्टर कैलकुलस। ओके, तो हम समझते हैं वेक्टर्स होता क्या है। देखो हुआ क्या, अगर हम फिजिक्स में बात करें तो फिजिक्स में जैसे जैसे फिजिक्स ने प्रोग्रेस किया, फिजिक्स की शुरुआत कहीं ना कहीं से तो हुई होगी क्योंकि हम तो जानवर थे, स्टार्टिंग में बंदर वंदर थे ना। ठीक है, तो जैसे जैसे दिमाग विकसित हुआ तो लोगों ने साइंस डेवलप की, फिनोमेना देखना चालू किया। अब जैसे जैसे फिजिक्स का विकास हुआ, एक समय पे कुछ फिजिकल मतलब फिजिकल क्वांटिटीज बनाते गए साइंटिस्ट, जैसे जैसे उनको लगता गया कि ये कुछ है, ये कुछ है, इसकी मदद से हम कुछ डिस्क्राइब कर सकते हैं वगैरह वगैरह, ऐसे डेवलप करते गए। अब क्या हुआ, जो फिजिकल क्वांटिटीज बनी हमारे सामने कुछ आई तो उनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज आई। कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी थी जिनको एक्सप्लेन करने के लिए या फिर उनके ऊपर कोई भी ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक चीज की जरूरत थी, वो है उनका मैग्नीट्यूड और विद इन स्पेसिफाइड यूनिट्स। मतलब वो किस फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रही है, मतलब मास है, वॉल्यूम है, या जो भी है, समझ में आए। तो सिर्फ और सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड सफिशिएंट था उसके ऊपर, उसको अंडरस्टैंड या स्पेसिफाई करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए, या उसके ऊपर मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, या उसका रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता था। समय के साथ कुछ फिजिकल क्वांटिटी साइंटिस्टों के सामने ऐसी आई जिनको कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ उनका मैग्नीट्यूड सफिशिएंट नहीं था, उसके साथ एक चीज की और जरूरत पड़ी जो था उनका डायरेक्शन। मतलब जैसे कि अगर मान लेते हैं कोई एक फिजिकल क्वांटिटी, जैसे मैं बोलता हूँ कि ये पेन है, या मैंने कहा कि ये ब्लॉक है। ठीक है, अब किसी ने मुझसे कहा कि ये इसके ऊपर फोर्स लगाओ, फोर्स लगाओ 5 न्यूटन का। ठीक है, तो किसी ने मुझे बता दिया कि 5 न्यूटन का फोर्स लगाना है, लेकिन ये बॉडी चलेगी या नहीं चलेगी ये मैं तब तक नहीं कह सकता जब तक सामने वाला मुझे ये नहीं बताएगा कि वो 5 न्यूटन का फोर्स मुझे किस डायरेक्शन में लगाना है। जैसे कि अगर मान लें कि वो 5 न्यूटन का फोर्स अगर मैं इधर लगाऊंगा तो बॉडी हो सकता है इधर जाएगी। वही 5 न्यूटन का फोर्स मैं यहां ना लगा के इस तरफ लगाऊंगा तो हो सकता है बॉडी इस तरफ जाएगी। या वही 5 न्यूटन का फोर्स यहां ना लगा के मैं ऊपर की तरफ लगाऊंगा तो हो सकता है कि इस बॉडी का वजन बहुत ही कम होगा तो ये लिफ्ट हो जाए। तो सिर्फ 5 न्यूटन की मदद से मैं इस फोर्स के बारे में पूरी जानकारी नहीं दे पा रहा हूँ, या इसके इफेक्ट के बारे में पूरी जानकारी नहीं दे पा रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की मदद से। या फिर एक और चीज देखें, जैसे मान लिया कि किसी ने मुझे बोला कि 5 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है और एक 5 न्यूटन का फोर्स मैंने इधर लगाया, तो हम क्या बोल सकते हैं, ये 5 न्यूटन और ये 5 न्यूटन क्या कर देंगे, इस बॉडी के ऊपर नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। वो हम आगे चल के सीखेंगे, अगर आपको अभी नहीं भी समझ में आ रहा है तो आप थोड़ा सा मान के चलो एक बात है ना। एक मान लो धक्का लग रहा है, 5 का इधर से खींच रहे हैं, 5 का इधर से खींच रहे हैं, तो ये ब्लॉक बाय डिफॉल्ट हमको समझ में आ रहा है कहीं नहीं जाएगा। वहीं अगर किसी ने बोला कि ये 5 न्यूटन किसी ने इस डायरेक्शन में लगाना चालू कर दिया, तो ये 5 और ये 5 दोनों एक ही तरफ लग रहे हैं, तो ये ब्लॉक क्या जाएगा, इस तरफ जाने लगेगा। ऐसा हम मतलब हमारे दिमाग में तो आता ही है। मतलब
क्या समझ में आया कुल मिला के यहाँ से जमा ये है कि जो ये फिजिकल क्वांटिटी है फोर्स, इसका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड ही नहीं इसको कंप्लीटली डिस्क्राइब करता है, इसके साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इसके बारे में क्या है, उसकी डायरेक्शन, जो कि इस बॉडी पर जब ये आएगा, ये फिजिकल क्वांटिटी इस बॉडी के ऊपर अप्लाई होगी तो वो उसके ऊपर होने आने वाले रिजल्ट्स को क्या करेगी, अफेक्ट करेगी। तो इसके लिए हमको क्या लगा कि पूरी नई एक मैथमेटिक्स ही डेवलप हो गई इस तरीके की फिजिकल क्वांटिटी से डील करने के लिए, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, वेक्टर कैलकुलस। बस समझ में आया कि वेक्टर कैलकुलस क्या है या किस क्यों हमें इसकी जरूरत पड़ी। ठीक है, तो हम डिफाइन करना चालू करते हैं। तो हमारे पास क्या होती है, हम फिजिक्स में किससे डील करते हैं, फिजिकल क्वांटिटी से। हम फिजिक्स में किससे डील करते हैं, फिजिकल क्वांटिटी से। और फिजिकल क्वांटिटी हमको बेसिकली कितने टाइप की मिली, दो टाइप की। एक को हम बोलते हैं स्केलर्स और एक क्या होती है, वेक्टर्स। ठीक है, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी और वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, इनकी डेफिनेशन भी मैं अभी लिखवा रहा हूँ। ठीक है, तो हम इनको डिफरेंशिएट करते हुए यहाँ लिख लेते हैं, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, या स्केलर फिजिकल क्वांटिटी ना लिखते हुए मैं लिखता हूँ स्केलर क्वांटिटी, सिंपल है ना, स्केलर क्वांटिटी, क्वांटिटी के लिए शॉर्ट QTY है ना, और वेक्टर क्वांटिटी। देखो किसी भी चीज का, मुझे जहां तक लगता है, प्रेजेंट समझने से पहले उसका इतिहास हमको समझ में आना चाहिए। तो थोड़ा सा स्टोरी के फॉर्म में समझ में आता है चीजें, या स्टोरी के फॉर्म में कोई एक्सप्लेन करता है, मैं तो यही सीखा है, तो वो बहुत आसानी से समझ में आती है। तो आप स्टोरी के फॉर्म में याद करते जाओ, कि अच्छा साइंटिस्ट ऐसे ऐसे सोचते गए, तो हम भी वैसे वैसे उनकी सोच को एज इट इज पकड़ते हुए उसको अपने दिमाग में बिठा लें। ठीक है, तो स्टोरी समझ में आई ना, कैसे जरूरत पड़ी हमें वेक्टर्स की, या वेक्टर मैथमेटिक्स की जरूरत क्यों पड़ी या कैसे पड़ी, है ना। ठीक, तो स्केलर क्वांटिटी, इसकी डेफिनेशन लिख लेंगे, दोस फिजिकल क्वांटिटी which can be described completely with the help of their magnitude, their magnitude with proper units are scalar। ठीक है, हाँ स्केलर क्वांटिटी। जैसे मैं एग्जांपल दूं, मेरे से किसी ने कहा 3 kg, बेटा बच्चा बच्चा देख के बता देगा कि 3 किलो की अगर बात हो रही है तो 3 मतलब क्या हो गया, कितना, और किलो, किलो देख के कोई कोई भी मतलब ऐसा नहीं होगा जो बोल देगा कि समय की बात हो रही है ना, या किलो देख के कोई भी ऐसा नहीं बोल देगा कि किसी की स्पीड की बात हो रही है। तो अपने आप में ये इंफॉर्मेशन कंप्लीट है कि किसी चीज के वजन की बात हो रही है, और वो वजन है कितना, 3। तो हम ये कह सकते हैं ये क्या है, मास। मास एक फिजिकल क्वांटिटी है, और मास क्या हो जाएगा, स्केलर हो जाएगा, क्योंकि उसका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड विथ प्रॉपर यूनिट्स ही सफिशिएंट है उसको डिस्क्राइब करने के लिए। समझ में। ऐसे ही जैसे मान लो कि किसी ने बोला 2 सेकेंड्स, अगेन तो ये 2 क्या बताएगा, उसका मैग्नीट्यूड, और सेकेंड उसकी प्रॉपर यूनिट के साथ। ये इंफॉर्मेशन कंप्लीट है किसी को भी ये पहुंचाने के लिए कि ये टाइम की बात हो रही है, और टाइम कैसी फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगा, स्केलर। मास कैसी फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगा, स्केलर। समझ में है। जैसे मान लिया किसी ने बोला 5 लीटर, तो 5 लीटर पढ़ के कोई भी समझ जाएगा कि किस फिजिकल क्वांटिटी की बात हो रही है, वॉल्यूम। और वो वॉल्यूम किसी बॉडी का है तो वो कितना है, 5। पानी का हो सकता है, बॉडी का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये क्या हो गया, वॉल्यूम। तो इस तरीके से बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी हैं, ठीक है, जिनको एक्सप्लेन करने के लिए सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, उनका मैग्नीट्यूड चाहिए। उनको हम किस में डिफाइन कर सकते हैं, उन फिजिकल क्वांटिटी को किस कैटेगरी में रख सकते हैं, स्केलर की। ठीक है, इसी तरीके से अब हमारे पास वेक्टर की डेफिनेशन आएगी। तो those physical quantity which
are completely described with the help of their magnitude with proper unit and direction, and they should also follow triangle law of वेक्टर एडिशन। ये कुछ नया है जो मैं डेफिनेशन में लिख रहा हूँ, जो मैंने इससे पहले बोला नहीं था। आप अभी के लिए मान के चलो, ठीक है, क्योंकि ये डेफिनेशन में ही आता है, इसलिए मैं प्रॉपर डेफिनेशन में लिख रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों के 11th के बोर्ड्स वगैरह में भी आता है कि राइट द डेफिनेशन ऑफ वेक्टर, तो ये उसकी कंप्लीट डेफिनेशन है, इसलिए मैं पूरा ही लिख रहा हूँ, ठीक है। उसको मैं एक्सप्लेन भी करूंगा। दे शुड आल्सो फॉलो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। ऐसी कई फिजिकल क्वांटिटी हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है, पर वो ट्रायंगल लॉ को फॉलो नहीं करती, इस वजह से वो वेक्टर नहीं हो पाती। जैसे कि इसका एक क्लासिकल एग्जांपल है करंट, ठीक है। करंट के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, लेकिन वो वेक्टर नहीं होता है, ठीक है। तो ये आप याद रखना, मैं उसको लिखवा भी दूंगा। तो ये तीनों कंडीशन मतलब ये सेटिस्फाई होना चाहिए, मैग्नीट्यूड हो प्रॉपर यूनिट्स के साथ, उसका डायरेक्शन भी चाहिए अगर उसको कंप्लीटली स्पेसिफाई करना है, और वो ट्रायंगल लॉ को सेटिस्फाई करे। एग्जांपल जैसे लेते हैं, जैसे मैंने कहा 5 मीटर पर सेकेंड ईस्ट, ठीक है। मान लिया कि मैं बताना चाहता हूं कि एक कार 5 मीटर पर सेकेंड से जा रही है, ठीक है। सिर्फ 5 मीटर पर सेकेंड से अगर कोई चीज जा रही है, तो मुझे मतलब हम इसको कह सकते हैं कि 5 मीटर पर सेकेंड इज नॉट अ कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट अ बॉडी। वो किस डायरेक्शन में जा रही है ये भी इंपॉर्टेंट होता है उसकी डायरेक्शन में, जब हम वेलोसिटी की बात करते हैं किसी बॉडी की, ठीक है। तो उसके लिए हम जैसे बोल सकते हैं ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये पॉपुलर डायरेक्शन हम जानते हैं। अप डाउन भी कभी कभी हम यूज करते हैं, या कभी कभी हम कैसे राइट लेफ्ट, समझ में आएगा नहीं, फॉरवर्ड बैकवर्ड, ये सब क्या है, डायरेक्शंस के फॉर्म है, जनरल डायरेक्शन के फॉर्म है, जो हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। अभी जब हम प्रॉपरली मैथमेटिक्स में जाएंगे, तो वहां पे कौन सी डायरेक्शंस को यूज करते हुए सभी चीजें डिफाइन की जाती है वो हम सीखेंगे। लेकिन अपने आप में इन चीजों का यूज हम डे टू डे लाइफ में बहुत करते हैं, समझ में आया कि नहीं, ठीक है। तो इस इंफॉर्मेशन को पढ़ के कोई भी समझ जाएगा कि 5 उस वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड है, मतलब ये ईस्ट जैसी आ गया तो डायरेक्शन आ गई, मतलब ये ओवरऑल क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। और कितने लोग बता पाएंगे कि ये किस वेक्टर क्वांटिटी की बात हो रही है, तो मैं ये कह सकता हूँ बेटा मीटर पर यूनिट, मीटर पर सेकंड, फिजिक्स में मीटर पर सेकंड किसकी यूनिट होती है, वेलोसिटी। 5 उसका मैग्नीट्यूड हो गया, और वो वेलोसिटी किसी बॉडी के पास अगर है तो किस डायरेक्शन में, ईस्ट, तो दिस इज वेलोसिटी। तो ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी, समझ में है। इसी तरीके से जैसे मान लो मैंने कहा 5 न्यूटन डाउनवर्ड, ठीक है। तो इसको भी पढ़ के कोई भी फिजिक्स जो जानता है इंसान, वो समझ जाएगा कि 5 मैग्नीट्यूड है, या चलो 5 ना करते हुए मैं इसको कुछ और कर देता हूँ, 3 कर देते हैं, चलो 3 मैग्नीट्यूड है। एंड न्यूटन, न्यूटन किसकी यूनिट होती है, फोर्स की, मतलब किसी फोर्स की बात हो रही है जिसका मैग्नीट्यूड 3 है, और वो लग किस डायरेक्शन में रहा है किसी बॉडी पे, जैसे मैंने कहा ये एक बॉडी है तो इस पे डाउनवर्ड, डाउनवर्ड अपवर्ड, है ना, समझ में आया कि नहीं। तो क्या हो गया हमारे पास, फोर्स। बेटा मतलब फोर्स भी क्या हो गया, एक वेक्टर क्वांटिटी हो गया। इसी तरीके से अगर मान लो एक और एग्जांपल लिखूं मैं, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेट अस से वेस्ट, मैंने ऐसा कुछ लिखा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वेस्ट, तो ये किसको मीटर पर सेकंड स्क्वायर से पढ़ के समझ जाएगा कि एक्सेलरेशन की बात हो रही है, 1 उसका मैग्नीट्यूड है और किस डायरेक्शन में, तो ये हो गया हमारे पास एक्सेलरेशन। तो ये कुछ एग्जांपल है हमारे पास जो वेक्टर क्वांटिटीज हमारे पास फिजिक्स में हम डील करते हैं। ऐसी बहुत सारी फिजिक्स वेक्टर क्वांटिटीज हैं जो आप 11th से 12th
जब पूरा फिजिक्स पढ़ोगे तो आपको देखने मिलती जाएंगी समय समय पे, ठीक है। मुद्दे की बात यह है कि अगर एक बार किसी फिजिक्स की किसी फिजिकल क्वांटिटी को हमने वेक्टर बोल दिया, मतलब ये वेक्टर है, मतलब आपको खुली छूट मिल गई है कि आप जो भी अभी वेक्टर के बारे में मतलब या वेक्टर के लिए रूल्स पढ़ने वाले हो मैथमेटिक्स के, वो सारे रूल उस फिजिकल क्वांटिटी पे लग जाएंगे जिसको आपने एक बार वेक्टर बोल दी। बस इतनी ही बोलने की देरी है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे ही सामने वाले ने बोला कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, आप वेक्टर के सारे नियम जो आप पढ़ने वाले हो वेक्टर की मैथमेटिक्स में, वो सारे नियम उस फिजिकल क्वांटिटी पे लगाए जा सकते हैं। उसका एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन सब उस लॉ से किया जा सकता है। समझ में आया? तो बस आज हम अब इस पे चालू करते हैं डिस्कशन, ठीक है। स्केलर्स में एक बात और हम नोट कर सकते हैं कि स्केलर्स फॉलो नॉर्मल अलजेब्रा। नॉर्मल अलजेब्रा मतलब कि 2 + 2 4 होता है ना, 5 + 5 10 हो जाएगा, 5 + 2 7 हो जाएगा, सिंपल नॉर्मल अलजेब्रा। समझ में आया? मल्टीप्लिकेशन भी 5 2 10, इस तरीके की जो भी हमने अभी तक मैथमेटिक्स पढ़ी है वो सारी कॉमन नॉर्मल अलजेब्रा स्केलर क्वांटिटीज पे लगती है, लेकिन वेक्टर के लिए अपने आप में एक अलग अलजेब्रा डेवलप हुई है जिसको हमें सीखना है, ठीक है। तो बेटा बढ़ते हैं वेक्टर कैलकुलस की तरफ, ठीक है। वेक्टर कैलकुलस, ठीक है। इसमें हम रूल्स सीखना चालू करते हैं कि मैथमेटिक्स में क्या रूल्स हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम जब भी मैथमेटिक्स में जाते हैं तो वेरिएबल्स से डील करते हैं और वेरिएबल्स को लिखने का तरीका आना चाहिए। तो अगर हम वैसे तो नॉर्मल वेरिएबल भी लिखते हैं, लेकिन अगर एक वेक्टर के वेरिएबल को हमको रिप्रेजेंट करना है तो क्या तरीका बनाएगा? सो टू राइट अ वेक्टर वेरिएबल, पुट एन एरो ओवर इट। जैसे एग्जांपल के लिए कोई मुझे बोले कि ए एक वेरिएबल है, लेकिन मुझे ये स्पेसिफाई करना है कि ये जो वेरिएबल है ये एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मैं इसके ऊपर सिंपली क्या पुट कर दूंगा? एक एरो पुट कर दूंगा, तो कोई भी समझ जाएगा जो मैथमेटिक्स जानता है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है ये वेरिएबल, ठीक है। जैसे मान लिया कि बी, तो बी एरो मतलब ये बी एक वेक्टर वेरिएबल, ठीक है। अब हमने जैसे कि बात की एक वेक्टर के दो पार्ट होंगे, एक होगा उसका मैग्नीट्यूड और एक होगा उसका डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट मतलब मैग्नीट्यूड को लिखने के लिए क्या होगा? नॉर्मल नंबर्स कैन बी रिटन यूजिंग नंबर्स, ओके। डायरेक्शंस को लिखने के लिए हमने क्या बनाए? यूनिट वेक्टर्स, रिटन यूजिंग यूनिट वेक्टर्स, ओके। तो यहां से एक नई चीज निकल के आई यूनिट वेक्टर, तो हम स्पेसिफाई करते हैं व्हाट आर यूनिट वेक्टर्स। तो नेक्स्ट है हमारे पास यूनिट वेक्टर्स। तो यूनिट वेक्टर्स बेसिकली क्या होते हैं? वही जैसे कि मैंने कहा डायरेक्शन है, तो किसी भी स्पेसिफाइड डायरेक्शन में वन मैग्नीट्यूड के एक वेक्टर को क्या बोलते हैं? उस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर। सो अ वेक्टर इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन with magnitude equal to 1 is unit vector, okay. They are used basically to represent a direction, रिप्रेजेंट अ डायरेक्शन या राइट अ डायरेक्शन। किसी एक डायरेक्शन को लिखने के लिए हम यूनिट वेक्टर्स का यूज करते हैं, उस डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर का यूज करते हैं। तो ओवरऑल जो हमारे पास
वेक्टर बनेगा, कोई भी वेक्टर बनेगा, वो क्या होगा, मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर का प्रोडक्ट। ठीक है, तो इतना हो गया। तो अब क्या हुआ, यूनिट वेक्टर को भी लिखने का एक तरीका बनाया गया। तो हाउ टू राइट अ यूनिट वेक्टर, टू राइट अ यूनिट वेक्टर of any vector, we put a cap over that variable। जैसे कि आप तो यहाँ से ही समझो, जैसे मैंने कहा ये a वेक्टर है, तो मैं अगर यही रिप्रेजेंट करना चाहूँ कि a के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर को मुझे वेरिएबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो मैं सिंपली क्या लिखूंगा, एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने कहा a कैप, इसका सिंपल सा मीनिंग है कि a जो वेक्टर है, ये जो a वेक्टर था उसके डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है वो क्या है, a कैप है। अभी आप समझते जाओ, हो सकता है आपको नहीं समझ में आएगा या मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ कुछ चीज़ों में, तो अभी हम शुरुआत कर रहे हैं, तो आपको धीरे धीरे चीज़ें जब आप यूज़ करोगे तो आपको समझ में आती जाएगी। तो क्या डिफाइन किया हमने, ए कोई वेक्टर है, तो ए वेक्टर के डायरेक्शन में अगर हमें यूनिट वेक्टर लिखना है तो हम क्या लगाएंगे, उसके ऊपर कैप लिखा होगा, तो कोई भी ये समझ जाएगा जो जिसको भी आती है मैथमेटिक्स कि ये ए के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर की बात हो रही है। इसी तरीके से जैसे मैंने बी कैप लिख दिया, ये क्या हो जाएगा, बी के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। ठीक है, ओके। तो अगर इन दोनों को यूज करते हुए मुझे ए वेक्टर को लिखना है, तो मैं दोबारा ऐसे भी लिख सकता हूं, thus to write any vector a, we can also write it as, जो a वेक्टर है मैं उसको किसके बराबर लिख सकता हूं, a के मैग्नीट्यूड, मतलब a सिंपली लिखा तो a का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय a का यूनिट वेक्टर। तो ये भी एक इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास कि किसी भी वेक्टर को कैसे लिखा जा सकता है, उसका मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय उसी के डायरेक्शन में क्या, यूनिट वेक्टर। यहां से मैं एक चीज और कर सकता हूं, यूजिंग दिस इक्वेशन वी कैन ऑल्सो राइट, जो यूनिट वेक्टर ऑफ ए होगा, किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे बनाया जा सकता है, वो जो वेक्टर है उसको किससे डिवाइड कर दें, उसी के मैग्नीट्यूड से। मतलब ये ए को मैं नीचे लेके गया, तो यहां से मैं कह सकता हूं कि कोई भी वेक्टर अगर मुझको दिया जाएगा, कोई भी ए वेक्टर मुझे दिया जाएगा, तो उसका यूनिट वेक्टर कैसे बना सकता हूं, उसको उसी के मैग्नीट्यूड से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो क्या बन जाएगा, उस वेक्टर का क्या बन जाएगा, यूनिट वेक्टर। सो यहां से हम लिख सकते हैं, टू मेक यूनिट वेक्टर, या टू राइट यूनिट वेक्टर ऑफ यूनिट वेक्टर along any vector, we divide it by its magnitude। किसी भी वेक्टर का अगर हमको यूनिट वेक्टर लिखना है तो हमें उसको उसी के मैग्नीट्यूड से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, उसका यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया यहाँ तक। अभी तो हम बेटा ब्लॉक्स मतलब रख रहे हैं, अभी तो नींव तैयार हो रही है, अभी बिल्डिंग हमको बनानी है, अभी तो नींव बना रहे हैं। ठीक है, धीरे धीरे लिखते जाओ, समझते जाओ, जैसे जैसे हम इनका यूज करेंगे तो आप लोगों को समझ में आता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम अगर चाहें तो लिख दें, एक है यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ ए, और ये ए क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। इसके साथ ही साथ अगर हम एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करना चाहें तो सिंपली एक एरो बना के भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
ठीक है, टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर वी कैन ड्रॉ एन arrow in the direction of vector and write its magnitude with it। मतलब ज्यादातर फिजिक्स में जो तरीका यूज होता है वो यही होता है कि हम जैसे मान लिया कि कोई फोर्स है किसी बॉडी पे इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो हम उस डायरेक्शन में एक एरो बना के क्या करते हैं, उसके नीचे उसका मैग्नीट्यूड लिख देते हैं, 10 न्यूटन का लग रहा है, 20 न्यूटन का। या मान लो फिजिक्स में हमको दिखाना है एक ब्लॉक जो है वो 5 मीटर पर सेकंड से इस तरफ जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसके ऊपर एक ऐसे एरो बना लेंगे, 5 मीटर पर सेकंड लिख देंगे, तो कोई भी समझ जाएगा कि जो वेलोसिटी है वो रिप्रेजेंट कर रही है, उसका डायरेक्शन कहाँ है, राइट की तरफ है। ठीक है, इसके अलावा एक कन्वेंशन और भी होता है कि जो जो एरो का लेंथ होता है वो कहीं ना कहीं किसको रिप्रेजेंट करता है, उसके मैग्नीट्यूड को। द लेंथ ऑफ एरो is proportional to the length of arrow is proportional to the magnitude of vector। ओके, तो ये भी एक कन्वेंशन होता है, ये ऑल्दो हम बहुत ज्यादा यूज नहीं करते हैं, ये तब यूज होता है जब हम पूरी तरीके से किसी ग्राफिकल मेथड के थ्रू एनालिसिस करना चाहें, तो ये भी एक नियम होता है, लेकिन ये हम बहुत ज्यादा यूज नहीं करते। हमारे लिए जो फिजिक्स में यूज होता है वो ये वाली बात यूज होती है। ठीक है, तो हमने जैसे एरो की बात की, तो मेरे से किसी ने कहा तो मैं ऐसे बना सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने ये बनाया एरो, तो इसके एरो में दो चीजें होती है, इस पार्ट को बोलते हैं टेल और इस पार्ट को बोलते हैं हेड, और ये हो गई लेंथ ऑफ वेक्टर, है ना, ये इसका लेंथ हो गया। जो कि प्रोपोर्शनल होता है मैग्नीट्यूड के। ठीक है, जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा उतना ही लंबा वो वेक्टर हमको बनाना चाहिए इन जनरल। वो पूरा जो होता है, हम एक स्केल लेते हैं, जिस तरीके से हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं ना, हम बोलते हैं 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू दिस यूनिट्स। ओके, फिर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, उसी तरीके से इसमें किया जाता है। वो हमारे खास काम का है नहीं, इसीलिए हम उसमें नहीं जा रहे हैं अभी। आपके लिए बस जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि हमारे पास एरो हमने बना दिया, तो वो अपने आप में एक वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, मतलब राइट लेफ्ट ऊपर नीचे, एंगल पे बनाऊंगा तो एंगल पे, तो ये हो जाएगा हमारे पास वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका। तो एग्जांपल जैसे यहाँ पे लिख लेते हैं, कोई बोले ब्लॉक है हमारे पास, है ना, ये ब्लॉक रखा हुआ है, तो किसी ने हमसे बोला कि ऐसे एक फोर्स लग रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, ऐसे एरो बना देंगे उसके ऊपर। और किसी ने हमसे स्पेसिफाई कर दिया कि मान लिया यहाँ से 30 डिग्री के एंगल पे लग रहा है, तो यहाँ से ऐसे 30 डिग्री भी दिखा सकते हैं। और जो उस एरो के ऊपर जैसे मान लो किसी ने 10 न्यूटन लिख दिया, तो ये अपने आप में इस ब्लॉक के लिए हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि इस ब्लॉक के ऊपर एक 10 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में दूर की तरफ पुलिंग फोर्स लग रहा है 30 डिग्री के एंगल पे हॉरिजॉन्टल से। समझ में आए? ओके, नेक्स्ट हमारे पास कुछ और कॉमन डेफिनेशंस आती हैं, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं पैरेलल एंड एंटी पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल एंड एंटी पैरेलल वेक्टर्स। तो पैरेलल एंड एंटी पैरेलल वेक्टर्स का मतलब क्या होगा, जैसे नाम स्पेसिफाई कर रहा है, दो वेक्टर्स पैरेलल तब कहलाएंगे जब उनका क्या हो, डायरेक्शन सेम। तो इफ टू vectors are in same direction, then they are called parallel, and if opposite direction, then they
are said to be anti-parallel to each other। जैसे कि मान लेते हैं मैंने एक वेक्टर कुछ ऐसे बना दिया और एक वेक्टर मैंने ऐसे बनाया, तो ये दोनों क्या होंगे, एंटी पैरेलल हो जाएंगे। मैंने एक वेक्टर ऐसे बना दिया और एक और वेक्टर ऐसे बना दिया, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। ये ऑटोमेटिकली अपने आप में रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये वेक्टर इस डायरेक्शन में, ठीक है, ये अपने आप में प्लेन है, इस प्लेन में करोड़ों डायरेक्शन से, हॉरिजॉन्टल इधर 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 इधर, नीचे इधर इधर इधर, ऐसे करोड़ों डायरेक्शन है। उन करोड़ों डायरेक्शन में से मैंने एक डायरेक्शन को चूज करते हुए कुछ बनाया, ये किसी भी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा हो सकता है, तो ऐसे एक वेक्टर बनाया, तो ये दूसरा वेक्टर है। तो ये दोनों बराबर है या नहीं है, बराबर नहीं है, अभी नहीं कह सकता बराबर है, क्योंकि मैं इनकी लेंथ को अगर ये मानूं कि लेंथ कहीं ना कहीं मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रही है, तो ये वेक्टर बड़ा होगा, ये वेक्टर छोटा होगा। जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, तो ये मैंने ऐसे 10 न्यूटन लिख दिया, ऐसे 5 न्यूटन लिख दिया, मोर स्पेसिफिकली स्पेसिफाई करने के लिए। ये दोनों पैरेलल होंगे बट इक्वल नहीं होंगे, ये दोनों क्या हो जाएंगे, एंटी पैरेलल वेक्टर्स। ठीक है, मैंने कहा कि ये 10 न्यूटन को रिप्रेजेंट कर रहा है और लेटर से ये 5 न्यूटन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं ये एंटी पैरेलल है। ओके, नेक्स्ट जो डेफिनेशन है हमारे पास, अगले पे चलते हैं। इक्वल एंड अनइक्वल वेक्टर्स। तो इक्वल दो वेक्टर बराबर होंगे या नहीं होंगे, इसमें दोनों का ही रोल आता है, उनके मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन में से कोई भी एक चीज अलग है दो वेक्टर्स की, तो वो दोनों बराबर नहीं कहलाएंगे। सो इफ two vectors have same magnitude as well as same direction, then they are said to be equal. If any of the two is not same, if any of the two is not same, then they are not equal. ठीक है, मतलब बराबर होना है तो दोनों ही चीजें बराबर होंगी, तभी वो बराबर कहलाएंगे, वरना बराबर नहीं कहलाएंगे। एग्जाम्पल के लिए, जैसे मैंने कहा कि एक वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर ये है, तो ये मैंने कहा लेटर से 10 न्यूटन है और ये भी 10 न्यूटन है, तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल। लेकिन यहीं पे अगर मैं ये बोलूं कि ये 10 न्यूटन है और ये 10 न्यूटन है, तो ये दोनों का मैग्नीट्यूड तो बराबर है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। ठीक है, तो नॉट इक्वल बट एंटी पैरेलल। ओके, इक्वल। ठीक है, तो इस तरीके से एक पॉपुलर कुछ क्वेश्चंस भी आते हैं। तो हम क्या, मैं ये कह सकता हूं कि टू इक्वल वेक्टर्स आर ऑलवेज पैरेलल। तो आप ध्यान दीजिए मेरी बात पे, मैंने अगर एक क्वेश्चन पूछा आपसे, टू इक्वल वेक्टर्स आर ऑलवेज पैरेलल, क्या ये स्टेटमेंट सही होगा या गलत होगा? ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। टू इक्वल वेक्टर्स, अगर वेक्टर बराबर है तो पैरेलल भी होंगे और मैग्नीट्यूड भी बराबर होगा, हाँ या ना, डायरेक्शन सेम होगी ना। तो यहाँ पे हम नोट लिख सकते हैं, टू इक्वल
vectors are always parallel। अब यहीं पे इसका कोई उल्टा बोले, टू पैरेलल वेक्टर्स आर ऑलवेज इक्वल, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि दो वेक्टर पैरेलल होते हुए भी उनका मैग्नीट्यूड क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। तो मैग्नीट्यूड अगर अलग अलग हो गया तो वो सेम नहीं होंगे। ठीक है, तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं जो कि आप ध्यान से पढ़ने होंगे, असर्शन रीजन में आते हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारे पास अगली डेफिनेशन इक्वल एंड अनइक्वल वेक्टर्स की। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं। तो अब मैथमेटिशियंस को जब नंबर की मदद से एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करना था तो उन्होंने क्या तरीका बनाया, तो उन्होंने मदद ली अगेन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की, और उसको वेक्टर से कैसे रिलेट किया उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो किसी भी वेक्टर को अगर हमको लिखना है तो वहां पर काम आता है हमारे पास पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो नेक्स्ट लिखेंगे हम पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, ये हमारे पास नॉर्मल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसमें हमारे पास x माइनस एक्स, y माइनस वाई, z माइनस जेड, ऐसे जो है डायरेक्शंस होती हैं। ठीक है, एक्सेस होती हैं, इन एक्सेसों की मदद से ही हम डायरेक्शंस भी बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब x अपने आप में एक राइट डायरेक्शन है, माइनस एक्स लेफ्ट में है, y ऊपर है, माइनस वाई नीचे है, z, तो ये z कहाँ है, बाहर की तरफ है। एक्चुअली क्या होता है, x में हम थंब रखें, y में हमारी फिंगर्स रखें, तो z जो है वो परपेंडिकुलरली बाहर की तरफ पॉइंट करता है। मतलब ये जो बोर्ड का प्लेन है इससे z बाहर की तरफ आ रहा है और माइनस z अंदर जा रहा है। तो इस तरीके से हमारे पास 1 2 3 4 5 6 डायरेक्शंस हो गए। इन डायरेक्शंस की मदद से हम इस स्पेस की किसी भी डायरेक्शन को या किसी भी डायरेक्शन में एक वेक्टर क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे लिख सकते हैं, तो उसके लिए भी उन्होंने क्या किया, इस एक्स वाई जेड को एक डायरेक्शंस क्या दिए, एक यूनिट वेक्टर्स दिए। ठीक है, क्या दिए, एक्स वाई जेड डायरेक्शन को यूनिट वेक्टर्स दिए, यूनिट वेक्टर स्पेसिफाई किए या डिफाइन किए उनके डायरेक्शन में। तो एक्स के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर डिफाइन होता है उसको हम बोलते हैं प्लस आई कैप। ठीक है, माइनस एक्स के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर लिखा जाता है उसको बोलते हैं माइनस आई कैप। जेड वाई डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर लिखा जाता है उसको बोलते हैं प्लस जे कैप। माइनस वाई डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर लिखा जाता है उसको क्या बोलते हैं, माइनस जे कैप। इसी तरीके से प्लस जेड के लिए एक यूनिट वेक्टर डिफाइन किया जिसको हम बोलते हैं प्लस के कैप, और जो माइनस जेड डायरेक्शन होती है उसके लिए एक यूनिट वेक्टर डिफाइन किया जिसको बोलते हैं माइनस के कैप। ठीक है, ओके, सो इन यूनिट वेक्टर्स की मदद से हम किसी भी पॉइंट, मतलब पॉइंट का क्या लिख सकते हैं, पोजीशन वेक्टर लिख सकते हैं। ठीक है, उसको ही हम अब डिफाइन करेंगे कि उन्होंने क्या बोला, द पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट इन स्पेस, एनी पॉइंट इन स्पेस कैन बी written using the unit vectors of the Cartesian coordinate system। तो अगर मान लेते हैं कि ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है और इसमें एक पॉइंट P मान लूं मैं। ठीक है, ये P मान लिया मैंने, और इस P का मुझे x, y, z कोऑर्डिनेट पता है, मैंने P डिफाइन कर लिया x, y, z। तो मैं क्या कर सकता हूं, यहाँ लिख लेते हैं P x, y, z, ऐसा मैंने लिख लिया है ना एक। तो और ये थोड़ा सा मैसी हो गया तो मैं इसको यहाँ से रख देता हूँ, आप लोग लिखे रहना ना, इसको हम बोलते हैं माइनस। ठीक है, तो अगर इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में मैं एक पॉइंट P मान लेता हूँ x, y, z,
तो मैं इसके लिए यूनिट वेक्टर लिख सकता हूँ, सॉरी पोजीशन वेक्टर लिख सकता हूँ। तो इस P का पोजीशन वेक्टर, सो फॉर P x, y, z हम क्या लिख सकते हैं, इट्स पोजीशन वेक्टर इज रिटन एज, हम उसको जनरली r वेक्टर से डिनोट करते हैं और उस r को हम क्या लिखते हैं, x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। ठीक है, मतलब अगर इस पॉइंट P पे मुझे पहुंचना है तो x में कितना जाना पड़ेगा, लेट अस से x यूनिट्स जाना पड़ेगा, किस डायरेक्शन में, i डायरेक्शन में, i कैप डायरेक्शन में। कितना जाना पड़ेगा, y यूनिट्स जाना पड़ेगा, y लेंथ जाना पड़ेगा किसमें, y डायरेक्शन में, और z यूनिट्स जाना पड़ेगा z डायरेक्शन में, प्लस z डायरेक्शन में। तो उसकी मदद से लिख सकता हूँ, या लेट अस से इसका कोऑर्डिनेट होता है 2, 3, 4, तो क्या लिखता है यहाँ पे 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। उसको फिजिकली हम क्या समझेंगे कि वो कैसा वेक्टर दिख रहा होगा, तो वो एक एरो होगा, या हम कहें कि वो जो वेक्टर होगा वो ओरिजिन से इसको ज्वाइन करने वाला एक एरो बनेगा। इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, ओरिजिन से उस पॉइंट को ज्वाइन करने वाला डायरेक्ट एक एरो ही उस वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन होगा। उसको एरो के फॉर्म में अगर हम समझे तो मतलब इसको अगर हमें एरो के फॉर्म में इमेजिन करना है तो वो एक एरो है जो ओरिजिन से कहाँ जा रहा है, उस पॉइंट के तरफ जा रहा है। समझ में आया, ये हमें दिमाग में बैठना बहुत जरूरी है। तो एग्जांपल के लिए, इफ अ पॉइंट इन स्पेस is 2, 3, 4, then its position vector can be written as r is equal to 2i cap plus 3j cap plus 4, ठीक है, 2i cap plus 3j cap plus 4, ठीक है। इसका मीनिंग ये है कि 2, 3, 4 पे पहुंचने के लिए ओरिजिन से मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 यूनिट्स x में जाना पड़ेगा, 3 यूनिट y में जाना पड़ेगा और 4 यूनिट प्लस z डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। तो मैं ओरिजिन से कहाँ पहुंच जाऊंगा, उस पॉइंट P पे पहुंच जाऊंगा। तो ये एरो इमेजिन होना चाहिए, समझ में आया। जैसे बोलूँ ये x है, ये y है, ठीक है, और ये z बाहर की तरफ है। तो 2, 3, 4 पे पहुंचने के लिए 2, 3, 4, तो यहां से यहां तक का एक एरो, वो मुझे क्या होगा, उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होगा। ये समझ में आना चाहिए, समझ में आया, ठीक है। इसी तरीके से इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इस पूरे स्पेस में किसी भी पॉइंट का क्या लिखा जा सकता है, पोजीशन वेक्टर। सिर्फ और सिर्फ मुझे उसका क्या पता होना चाहिए, कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए। तो कोऑर्डिनेट पता है तो पोजीशन वेक्टर पता है, या फिर हम उल्टा भी बोल सकते हैं, पोजीशन वेक्टर पता है तो क्या पता है, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है। तो ऐसे हमने मैथमेटिक्स को किससे रिलेट कर लिया, वेक्टर से। ये एक वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है, समझ में आया। किसी भी पॉइंट इन स्पेस का क्या है, ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है। ऐसे ही हम फिजिकल क्वांटिटीज को भी वेक्टोरियली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मैं बोलूं कि एक फोर्स को रिप्रेजेंट करना है, तो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप अगर न्यूटन लिखा हुआ है, मतलब क्या है, एक फोर्स है जो एक बॉडी के ऊपर लग रहा होगा, जिसमें इसके 3 कंपोनेंट हैं। ये एक्चुअली क्या कहलाते हैं, कंपोनेंट्स भी कहलाते हैं। ये पार्ट कहलाता है x कंपोनेंट, ये पार्ट कहलाता है इस वेक्टर का y कंपोनेंट, और ये पार्ट कहलाता है इस वेक्टर का z कंपोनेंट। तो हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं, दिस इज कॉल्ड x कंपोनेंट, y component of this vector, and this will be called z component of this vector। ठीक है, धीरे धीरे सीखते जाइए, ये सब टर्मिनोलॉजीज हैं, समय के साथ आप जैसे जैसे यूज करेंगे आपको समझ में आ ही जाएगी। तो ये हो गया, हमने किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिखना सीख लिया स्पेस में। नेक्स्ट एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, राइट द पोजीशन वेक्टर of points A 4, 3 and B
-4, -3 and represent them on a xy प्लेन। ठीक है, इन दोनों का हमें लिखना भी है पोजीशन वेक्टर और उन पोजीशन वेक्टर्स को रिप्रेजेंट भी करना है xy प्लेन पे। तो एक छोटा सा क्वेश्चन है, तो ये कैसे करेंगे, थोड़ा सा हमें फिजिकली समझाएगा भी कि कैसे करना है। ठीक है, तो हम करते हैं, इसको सॉल्व करना चालू करते हैं। तो हमें जो a है, ठीक है, a का पोजीशन वेक्टर है, तो मैं उसको कुछ नाम दे देता हूँ। लेट अस से हमारे पास a, चलो a दिया है 4,3, तो हमने इसके पोजीशन वेक्टर को लेट अस से r1 नाम दे दिया या r ऑफ a नाम दे दिया। तो r ऑफ a मैं कैसे लिख सकता हूँ, पोजीशन, इसको कैसे लिखेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ a। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ a 4,3 है, मतलब सिंपल सी बात है, 4,3 मतलब 4,3,0 ही होगा, तीसरा कोऑर्डिनेट हमको नहीं दिया है। अगर मान लो तीनों कोऑर्डिनेट देने होते तो 4,0,3 लिखा होता, तब जाके हम ये कह सकते थे y कोऑर्डिनेट 0 है। लेकिन अगर सिर्फ दो ही कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं तो बाय डिफॉल्ट ये माना जाता है कि जो तीसरा कोऑर्डिनेट है वो बेटा कितना है, 0 है। समझ में आया? ठीक है, तो a अगर 4,3 लिखा हुआ है तो हम ये कह सकते हैं ये क्या है, 4i कैप प्लस 3j कैप। ठीक है, इसी तरीके से अगर जो b लिखा हुआ है मेरे पास -4, -3, तो मैं इसको कह सकता हूं कि जो पोजीशन वेक्टर है b का, उसको मैं कैसे लिख सकता हूं, -4i कैप -3j कैप। इस तरीके से मैं कह सकता हूं। इससे ये भी कह सकते हैं कि x कंपोनेंट कितना है -4, इस वेक्टर का y कंपोनेंट कितना है -3। इसी तरीके से इस वेक्टर के लिए हम कह सकते हैं इसका x कंपोनेंट कितना है 4, y कंपोनेंट कितना है 3। इस तरीके से हम पढ़ सकते हैं, ये टर्मिनोलॉजीज यूज होती रहती है। अब बात आती है कि इनको ग्राफ पेपर पे या xy एक्सिस पे या xy प्लेन पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो फिजिकल इंटरप्रिटेशन इनका ये है कि यहाँ पे मैंने लेट अस से ये बोल दिया x एक्सिस, और ये क्या हो गई हमारे पास y एक्सिस हो गई। तो ये x एक्सिस पे हमारे पास होंगे 1 2 3 4 इस तरीके से नंबर लाइन होगी, y में भी 1 2 3 4 नंबर लाइन होगी। तो 4,3, तो x में कितना जाना पड़ेगा 4, y में कितना जाना पड़ेगा 3। तो यहाँ पे कोई एक पॉइंट होगा यहाँ पे जो कि क्या होगा 4,3, ये a पॉइंट होगा। ठीक है, ये जो a पॉइंट है हमारे पास 4,3, हम इस तरीके कह सकते हैं। हम बिल्कुल ऐसे जब भी हम एनालिसिस करते हैं तो स्केल लेके तो नहीं बैठते हैं, तो हम ऑन एन एवरेज चीजें ड्रॉ करते हैं सिर्फ और सिर्फ समझने के लिए। ठीक है ना? ओके, तो ये 4,3 हो गया। तो ये जो पोजीशन वेक्टर है इस पॉइंट का, वो कुछ इस तरीके से हम बना सकते हैं, एक एरो जो कि ओरिजिन से उस पॉइंट को ज्वाइन करने वाली डायरेक्शन में होगा। ठीक है, हमारा अगला पॉइंट क्या है, -4, -3। मतलब हमें x में कितना जाना पड़ेगा -4 यूनिट्स और y में कितना जाना पड़ेगा -3 यूनिट्स। तो यहाँ कहीं मिलेगा इसी की उल्टी डायरेक्शन में। एक्चुअली अगर बात करें इस तरीके से, ये क्या होगा b -4, -3, मैं ऐसे कह सकता हूं। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ a। इसको ऐसे लिखा जा सकता है, यहाँ पे ऐसे मैं नाम लिख सकता हूँ। रिप्रेजेंटेशन के तरीके हैं अगेन, है ना, ऐसे लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। पोजीशन वेक्टर ऑफ b, समझ में? ठीक, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर रिटर्न यूजिंग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की मदद से जब हम कोई वेक्टर अगर हमारे पास लिखा हो i कैप j कैप k कैप के फॉर्म में, तो हम उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इफ r इज इक्वल टू x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप, ऐसा हमको गिवन है, इज नोन, देन तो जो r का मैग्नीट्यूड है उसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या सिंपली अगर हम सिर्फ r लिख दें तो भी वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, r के मैग्नीट्यूड। तो ये r का मैग्नीट्यूड कैसे लिखा जा सकता है, वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का अंडर। ये एक्चुअली में क्या होता है, इस वेक्टर की लेंथ को ही हम क्या बोलते हैं, वेक्टर का मैग्नीट्यूड। वेक्टर की लेंथ को ही हम क्या बोलते हैं, वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो कोई भी अगर
हमने कहा x y z वेक्टर है या x y z पॉइंट है, तो ओरिजिन से उसकी दूरी किससे निकाली जा सकती है? पाइथागोरस थ्योरम से निकाली जा सकती है। और पाइथागोरस थ्योरम से किसके बराबर आएगी? x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस z कोऑर्डिनेट के स्क्वायर का अंडर रूट ही आएगी। उसके प्रूफ में मैं नहीं जा रहा हूँ, आप लोगों को ये डायरेक्टली याद ही रखना है, ठीक है? आप चाहो तो निकाल भी सकते हो, ठीक है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये पूरा आपको मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाएगा बहुत ही अच्छे से, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ फॉर्मूलाज पे इसीलिए जा रहे हैं क्योंकि मैथमेटिक्स का पार्ट है, फिजिक्स का पार्ट नहीं है। हमें सिर्फ उतना समझना है जितना हमें फिजिक्स में जरूरत है। बेटा समझ में आया? ठीक। तो ये हो गया हमारे पास कि आर का मैग्नीट्यूड कैसे लिखा जा सकता है। तो अब सिमिलरली यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर प्रीवियस क्वेश्चन फाइंड मैग्नीट्यूड्स ऑफ आर ए एंड आर बी। जो ऊपर वाला क्वेश्चन है इसमें आर ए और आर बी का मैग्नीट्यूड आपको निकालना है। चलिए, तो यहां से मैं कह सकता हूं जो आर ए है उसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा? तो ये जो आर ए है 4i कैप प्लस 3j कैप है, तो ये क्या हो जाएगा? 4 का स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर का अंडर रूट, 4 का स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ 16 प्लस 9, ये किसके बराबर आ जाएगा? 5 के बराबर। ठीक है? मैग्नीट्यूड के आगे कोई डायरेक्शन नहीं होता है, मैग्नीट्यूड मतलब मैग्नीट्यूड होता है 5 यूनिट्स। ठीक है? मान लेते हैं कि ये अगर फोर्स को रिप्रेजेंट करता है तो 5 न्यूटन उसका मैग्नीट्यूड होता है। समझ में आया? अगला वाला जो है हमारे पास, जो हमारे पास आर बी है उसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा? तो आर बी हमारे पास ये है, तो कितना हो जाएगा? -4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर का अंडर रूट, -4 का स्क्वायर प्लस -3 के स्क्वायर का अंडर रूट। ये कितना हो जाएगा? 16 प्लस 9 का अंडर रूट, जो अगेन किसके बराबर आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ 25, जो अगेन किसके बराबर आ जाएगा? 5 के बराबर ही आ जाएगा। तो यहां से क्या समझ में आया कि चाहे 4,5 हो चाहे -4,5 हो, मतलब बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होंगे जो क्या होंगे? ओरिजिन से बराबर दूरी पे होंगे। भाई 4,3 और -4,3 दोनों बराबर दूरी पे हैं, तो उनका जो पोजीशन वेक्टर है उनकी लेंथ क्या आएगी? सेम आएगी। ठीक है? ये हो गया हमारे पास। अब हमने क्या देख लिया? वेक्टर देख लिया और वेक्टर का मैग्नीट्यूड देख लिया। तो वेक्टर पता हो और वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता हो तो उससे क्या निकाला जा सकता है? वेक्टर का एक यूनिट वेक्टर भी निकाला जा सकता है। तो इसमें एक और क्वेश्चन हम लिख सकते हैं, इन प्रीवियस क्वेश्चन फाइंड यूनिट वेक्टर्स इन डायरेक्शन ऑफ आर ए एंड आर बी। ये जो आर ए और आर बी वेक्टर है इनके डायरेक्शन में क्या निकालना है बेटा? यूनिट वेक्टर्स निकालना है। चलो करो। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला लगा सकते हैं हम। तो यूनिट वेक्टर ए के डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करना है तो हम यहाँ पे क्या बनाएंगे? उसका कैप। ठीक है? पोजीशन वेक्टर ऑफ ए का यूनिट वेक्टर बना रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? जो वेक्टर है डिवाइडेड बाय उसका मॉड, वेक्टर है डिवाइडेड बाय उसका मॉड। हमारे पास यूनिट पोजीशन वेक्टर ऑफ ए क्या आया था? 4i कैप प्लस 3j कैप डिवाइडेड बाय मॉड कितना आया था उसका? 5 आया था। तो ये क्या बन जाएगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ ए का वैल्यू बन जाएगा, सॉरी यूनिट वेक्टर ऑफ ए का वैल्यू बन जाएगा। इसको हम चाहें तो अलग अलग भी कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 4/5i कैप प्लस 3/5 जे कैप। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ये मैथमेटिक्स के नियम में वैलिड है। ठीक है? इस मैथमेटिक्स के नियम में वैलिड है। चलो आपको ये समझ में आया तो अगला वाला करो खुद से। तो जो बी है उसका कैप निकालना है मेरे को, मतलब यूनिट वेक्टर निकालना है।
मैं क्या बोलूंगा, जो बी वेक्टर है डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड। तो बी वेक्टर कितना है, -4i कैप -3j कैप। उसका मैग्नीट्यूड कितना आया था, 5 ही आया था मेरे पास। तो ये कितना हो जाएगा, -4/5i कैप में और -3/5j कैप में। ये क्या बन जाएगा, इसका यूनिट वेक्टर बन जाएगा। ठीक है, चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन और देता हूं, आप लोग ट्राई कीजिए। क्वेश्चन है, फॉर अ वेक्टर फॉर अ पॉइंट P 2, 3, 4 या 2, 3, -4, फाइंड इट्स पोजीशन वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड इट्स यूनिट वेक्टर चलिए ट्राई कीजिए, पॉज करके वीडियो खुद से ट्राई कीजिए, जो भी आए कोई दिक्कत नहीं है, गलत होगा ना ज़्यादा करो लेकिन ट्राई। ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। मैं करता हूँ। तो जो पोजीशन वेक्टर है पी का पहला पार्ट, वो क्या आ जाएगा, हमें कोऑर्डिनेट पता है तो हम लिख देंगे 2i कैप +3j कैप -4k कैप। ये हो जाएगा पहला पार्ट। ठीक है, पोजीशन वेक्टर। दूसरा है उसका मैग्नीट्यूड लिखना है। तो जो पोजीशन वेक्टर है p, उसका मैग्नीट्यूड मैं rp से डिनोट कर रहा हूँ। तो rp क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। अब ये भी आप प्रैक्टिस में डाल सकते हो कि यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट है वो चाहे पॉजिटिव लिखा हो चाहे नेगेटिव लिखा हो, जब हम मैग्नीट्यूड लिखते हैं तो वो नेगेटिव का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर होगा। तो स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही होता है। तो स्क्वायर चाहे 4 का लो चाहे आप -4 का लो, 5 का लो -5 का लो, उसकी वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी, और वो ऐड होंगे तीनों। समझ में आया? तो कोई दिक्कत नहीं है अगर आप गलती से यहाँ पे ये भी भूल जाओ कि -4 का स्क्वायर करना था। अगर आप 4 का स्क्वायर भी करके ऐड करोगे तो भी क्या आएगा, आंसर आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 4 + 9 + 16 का अंडर रूट। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, यहाँ पे कर देता हूँ, रूट ऑफ 25 और 29, रूट ऑफ 29 के बराबर आ जाएगा। मैं रूट 29 की वैल्यू नहीं लिख रहा हूँ, रूट 29 पे ही हम छोड़ सकते हैं, अभी हम सिर्फ सीख रहे हैं चीजें। ठीक है, और तीसरी चीज क्या थी हमारे पास, उसका क्या लिखना था, यूनिट वेक्टर लिखना था। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जो rp है उसका यूनिट वेक्टर। अब इसीलिए क्यों डिनोट करने के लिए अलग अलग रिप्रेजेंटेशन क्यों बनाया, अब आपको समझ में आ रहा होगा। ये अपने आप में अलग अंडरस्टैंडिंग देगा सामने वाले को, ये अलग अंडरस्टैंडिंग देगा, ये अलग अंडरस्टैंडिंग देगा। ये क्या हो जाएगा, जो rp वेक्टर है और जो rp का मॉड है उसका डिवीजन। तो rp वेक्टर 2i कैप +3j कैप -4k कैप, उसको किससे डिवाइड कर दिया हमने, रूट 29 से। तो ये क्या बन जाएगा, इसका यूनिट वेक्टर बन जाएगा। हम चाहें तो इसको अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, तो वो भी जो भी हमें ऑप्शन में मिलेगा चारों ऑप्शन में, तो वो उस हिसाब से हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही आसान है ये इस तरीके से लिखना। ठीक है, अब तक जो हमने सीखा उसके बेसिस पर और क्वेश्चंस करते हैं। मान लेते हैं एक क्वेश्चन हमको दिया है, अ वेक्टर A is given by, let us say, 3i कैप +4j कैप। ऐसे ही हम मान लेते हैं एक वेक्टर है, हमको 3i कैप +4j कैप दिया हुआ है। राइट अ वेक्टर which is parallel to A and having magnitude equal to 15, let us say, है ना। किसी ने हमें ऐसा क्वेश्चन बोल दिया कि एक
इतनी जानकारी दी और बोला कि एक नया वेक्टर लिख के दिखाओ जो कि ए के पैरेलल है और उस वेक्टर का जो वेक्टर हमको लिखना है उसका मैग्नीट्यूड कितना है 15। तो मैग्नीट्यूड तो सामने वाले ने दे ही दिया कि 15 उसका मैग्नीट्यूड होना चाहिए। हमें क्या पता है, लेट अस से हमें वेक्टर लिखना है जिसका मैग्नीट्यूड हमको पता है। हमें वेक्टर जब भी लिखना होता है तो दो चीज़ों की जरूरत होती है, एक उसके मैग्नीट्यूड और एक उसके डायरेक्शन, दोनों को कंबाइन करके हम लिख देते हैं तो हमारा वेक्टर तैयार हो जाता है। तो मैग्नीट्यूड तो सामने वाले ने खुद ही दे दिया। यहाँ पे हमारा लक्ष्य क्या होगा, एक डायरेक्शन खोजना। उसके लिए भी उसने इन्फॉर्मेशन दी है कि पैरेलल किसके, ए के। तो हमें दिमाग आना चाहिए कि ए के पैरेलल जो डायरेक्शन है वो कैसे निकाली जा सकती है। बेटा ए जो है अपने आप में जो ए वेक्टर है, क्या तुम ये बता सकते हो कि ए एक यूनिट वेक्टर है या ये एक अलग वेक्टर है? यूनिट वेक्टर की खास प्रॉपर्टी होती है उसका मैग्नीट्यूड जब भी आप निकालोगे तो किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर। तो कभी भी ये चेक करना है कि जो एक गिवन वेक्टर है वो यूनिट वेक्टर है या नहीं है, हमेशा हम उसका क्या चेक कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड। तो जस्ट अभी हमने भी निकाला हुआ है, इसी वेक्टर के ऊपर हम काम कर रहे हैं। तो ये जो ए है इसका मैग्नीट्यूड आएगा अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, जो कि क्या आएगा, 5 के बराबर आएगा। तो 5 1 तो नहीं होता है, मतलब ये क्या है, ये जो ए है ये एक यूनिट वेक्टर नहीं है। यूनिट वेक्टर, लेकिन अगर मैं ए का एक यूनिट वेक्टर बना लूं तो मैं कह सकता हूं कि वो ए की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब डायरेक्शन में डायरेक्शन के लिए मुझे क्या दिया, ए के पैरेलल, मतलब ए से मैं डायरेक्शन को बोरो कर सकता हूं और मैग्नीट्यूड मुझे क्वेश्चन ने खुद दे दिया है। तो बस मुझे दिमाग इतना लगाना है कि डायरेक्शन किससे लेनी है, ए वेक्टर से लेनी है। तो ए से डायरेक्शन लेने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ए का क्या बना लें, यूनिट वेक्टर बना लें। बस ये सोच है, ये सोच हमें डेवलप करनी है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका समझ में आया? ठीक है। तो here to form the asked vector we need magnitude which is equal to 50 and we can take direction from a cap as we have to take the new vector parallel to a vector। ठीक है, तो लेट अस से हमने नए वेक्टर को हमने कोई b मान लिया, तो b को हम क्या लिख सकते हैं, 15 इंटू ए कैप। समझ में आया कि नहीं है? जो हमारा नया वेक्टर है उसको हमने b बोल दिया, तो जो b है वो आ जाएगा 15 टाइम्स ऑफ ए कैप हो जाएगा। तो 15 तो 15 ही है, जो ए कैप है उसकी वैल्यू हम कैसे लिख सकते हैं, ए कैप हो जाएगा हमारे पास 3i कैप प्लस 4j कैप डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। ये समझ लेना बेटा, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप समझ में आ गया ना। कभी भी हमें वेक्टर बनाना है तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के मल्टीप्लिकेशन से ही एक वेक्टर बनता है। तो मैग्नीट्यूड हमें 15 दिया, डायरेक्शन हमने बोला है क्वेश्चन में कि ए के पैरेलल चाहिए, तो ए कैप बना लिया, हो गया ये हमारा। तो 15 इंटू 3i कैप प्लस 4j कैप डिवाइडेड बाय नीचे क्या बन जाएगा 5। तो अब इसकी मैथमेटिक्स करना भी सीख लो, इस 5 से इस 15 को बिल्कुल काटा जा सकता है, तो ये हो जाएगा 3। ओके, तो कोई दिक्कत नहीं है इस तरीके के मैथमेटिकल ऑपरेशन में। इस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9i कैप प्लस 12j कैप, ये हमारा वो वेक्टर बन जाएगा जिस वेक्टर को हमें क्वेश्चन में पूछा गया। ये एक ऐसा वेक्टर है जो कि किसकी डायरेक्शन में, ए की डायरेक्शन में, और इसका अभी आप मैग्नीट्यूड निकालोगे तो अंडर रूट ऑफ 9 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर आ जाएगा। चेक कर सकते हैं बी का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना आएगा, 9 का स्क्वायर प्लस 12 के स्क्वायर का अंडर रूट। चेक करो, 9 9 जा 81, 12 का स्क्वायर 144 और उसका अंडर रूट, इसको ऐड किया 4 और 1 5 हो रहा है, ठीक है। और ये क्या हो गया, 8 4 12 और यहाँ क्या हो जाएगा 225 का अंडर रूट, और 225 का अंडर रूट कितना होता है, 15 ही होता है। तो ये जो वेक्टर है वो 15 मैग्नीट्यूड का भी है और डायरेक्शन हमने ए से लिया है तो वो ए के पैरेलल है, ठीक है। तो यहाँ से हमको एक चीज और पता लगी, अगर दो वेक्टर है, मतलब 9i कैप प्लस 12j कैप एक वेक्टर आया और 3i कैप प्लस 4j कैप दूसरा वेक्टर आया,
तो ये दोनों वेक्टर पैरेलल है या नहीं है ये भी हम चेक कर सकते हैं किसकी मदद से, यूनिट वेक्टर से। तो अगर दो वेक्टर्स पैरेलल होंगे तो उनके यूनिट वेक्टर भी क्या होंगे, सेम होंगे। समझ में आया कि नहीं आया? दिस विल गिव यू अ कंडीशन टू चेक टू पैरेलल वेक्टर्स। व्हाट इज द कंडीशन टू चेक टू पैरेलल वेक्टर्स? दो वेक्टर्स अगर पैरेलल हैं तो उनके यूनिट वेक्टर्स भी क्या आएंगे, सेम आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक पॉइंट लिख लेंगे, इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल then they have same unit vectors they have same unit vectors। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया। चलिए आज की क्लास का लास्ट कंसेप्ट पढ़ते हैं और आज की क्लास को खत्म करेंगे। ठीक है, तो हम जाते जाते एक चीज़ और सीखते हैं। हमें अब सीखना है हाउ टू ऐड और सब्सट्रैक्ट टू वेक्टर्स। तो जब हम दो वेक्टर्स को ऐड या सब्सट्रैक्ट करते हैं तो जिस फॉर्म में, अलग अलग फॉर्म में अगर हमको डेटा दिया होता है तो अलग अलग फॉर्म के मेथड्स भी होते हैं उनको ऐड या सब्सट्रैक्ट करने के। ठीक है, तो अभी हम आज सीखेंगे कि हाउ टू ऐड और सब्सट्रैक्ट, हाउ टू ऐड और सब्सट्रैक्ट टू वेक्टर्स, टू और more vectors given in Cartesian form। ये सबसे आसान चीज होती है। अगर दो या दो से ज्यादा वेक्टर हमको कार्टेशियन फॉर्म में दिए तो उनको ऐड या सब्सट्रैक्ट कैसे करेंगे, एग्जांपल ही लेके चलते हैं और डायरेक्टली हम सीख जाएंगे। लेट, हमें किसी ने तीन वेक्टर दिए, लेट अस दो वेक्टर ले लेते हैं, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। ठीक है, एंड जो b वेक्टर है वो दिया हुआ है माइनस आई कैप माइनस जे कैप प्लस लेट अस से 2k कैप, ऐसा कुछ दिया हुआ है हमको, है ना, माइनस आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। फाइंड a प्लस b एंड a माइनस b। ठीक है, तो जब भी हम दो वेक्टर्स को ऐड या सब्सट्रैक्ट करेंगे तो जो रिजल्टेंट होगा उनका, तीसरी चीज जो मिलेगी, मतलब उनको ऐड या सब्सट्रैक्ट करने पर वो भी क्या मिलेगा, एक वेक्टर मिलेगा। तो पहला पॉइंट यही लिख लेते हैं, व्हेन वी ऐड और सब्सट्रैक्ट टू वेक्टर्स वी गेट देयर रिजल्टेंट। ठीक है, इसके एडिशन या सब्सट्रैक्शन से जो हमको रिजल्ट मिलता है उसको क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट। ऑल्सो टू बी अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, वेक्टर का एडिशन या सब्सट्रैक्शन हमें क्या देता है, वेक्टर क्वांटिटी। ओके, तो यहाँ पे जो हमें अगर सिंपली कार्टेशियन फॉर्म में डेटा दिया हुआ है तो हमें नॉर्मल मैथमेटिकल ऑपरेशन ही उसके ऊपर परफॉर्म करना है, जैसे हम नॉर्मली ऐड करते हैं वैसे ही ऐड कर देंगे। तो हियर, तो लेट, हम ऐसा मान लेते हैं, हम ऐसा भी कर सकते हैं जिस तरीके से हम कुछ कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखा होता है तो उसको किसी के बराबर मान लेना है। तो मान लो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 एवेल्यूएट करना है, हम कभी कभी नहीं करते लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ताकि कभी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 को हमको बार बार पूरा पूरा ना लिखना पड़े, तो हम y लिख के भी उसका काम चला सकें। इसी तरीके से हम यहाँ क्या कर सकते हैं, लेट, हमने a प्लस b को एक नया वेक्टर नाम दे दिया c। ठीक है, तो बेसिकली हम c की वैल्यू ही कैलकुलेट कर रहे हैं। ओके, then c जो आएगा वो हम कैसे निकाल सकते हैं, a की वैल्यू और b की वैल्यू को डायरेक्टली पुट करके क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो a की वैल्यू क्या है, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। ठीक है, और उसमें क्या कर देंगे, b की वैल्यू, तो माइनस आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो जैसे ही ये ब्रैकेट्स खुलेंगे, ये नॉर्मल मैथमेटिकल रूल से खुलेंगे, तो ये प्लस का साइन अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप बन जाएगा। तो i में i वाला ही ऐड होगा, j में j वाला ही ऐड होगा, k में k वाला ही ऐड होगा। तो ये हो जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप
माइनस आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। तो 2i कैप माइनस आई कैप कितना हो जाएगा, आई कैप, यहाँ पे हो जाएगा 3j कैप माइनस जे कैप कितना हो जाएगा प्लस 2j कैप, और 4k कैप और 2k कैप जुड़ के कितना हो जाएगा 6k कैप। तो ये मेरे पास जो c वेक्टर है उसकी वैल्यू आ जाएगी, और c वेक्टर नथिंग बट a प्लस बी ही है। समझ में आया? ये हमारे पास आ गया a प्लस बी का रिजल्टेंट। इसी तरीके से मैं a माइनस बी कैलकुलेट करूंगा, तो लेट मैं ऐसा मान लेता हूँ a माइनस बी को मैं थोड़ी देर के लिए क्या मान लेता हूँ, d वेक्टर मान लेता हूँ। तो देन जो d वेक्टर है उसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो ये आ जाएगी 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप माइनस, फिर क्या रखना पड़ेगा, माइनस आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। इस तरीके से मुझे रखना पड़ेगा और फिर सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको मैं सॉल्व करता हूँ। इसको सॉल्व करने पे मेरे पास आएगा जो d का वैल्यू आएगा, यहाँ पे ही लिख देता हूँ, इतनी जगह है। तो ये हो जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप प्लस माइनस माइनस कर जाएगा प्लस आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप। और इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो 2i कैप प्लस 2i कैप कितना हो जाएगा 3i कैप, 3j कैप प्लस j कैप कितना हो जाएगा 4j कैप, और k कैप में 4k कैप माइनस 2k कैप कितना हो जाएगा 2k कैप। इस तरीके से हो जाएगा। तो ये जो मेरे पास a माइनस बी का रिजल्टेंट है वो हो जाएगा 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस प्लस 2k कैप के बराबर। तो ये देख सकते हो ये c आया और वो d आया हमारे पास। ठीक है, इसी क्वेश्चन में वो इस तरीके से भी पूछ सकता था, ये पूरा देता आपको और इसमें क्वेश्चन पूछ देता इन, एक और क्वेश्चन देता हूं, इन प्रीवियस क्वेश्चन फाइंड a प्लस बी का मॉड, इस तरीके से लिख देता। तो इसको हमें पढ़ना आना चाहिए। a प्लस बी का मॉड का मीनिंग ये है कि a प्लस बी, पहले आप a प्लस बी करो तो उससे क्या बनेगा, एक नया वेक्टर बनेगा, उसका क्या निकालना है आपको, मॉड्यूलस निकालना है। तो बेसिकली मैंने अभी जैसे a प्लस बी को यहाँ पे एक नाम दे दिया था c, तो ये क्या पूछना चाह रहा है बेसिकली, जो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ये a प्लस बी के मॉड को अगर मैं इवैल्यूएट करूँ तो ये a प्लस बी जो वेक्टर है वो एक्चुअली c वेक्टर ही था। तो जो c वेक्टर के मॉड की वैल्यू ही ये पूछना चाह रहा है। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, तो हमारे पास जो c वेक्टर है वो ये था, तो इस c वेक्टर का मॉड क्या हो जाएगा हमारे पास, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 6 के स्क्वायर का अंडर रूट। ओके, तो 6 6 36 प्लस 4 40 और एक क्या हो जाएगा 1, तो ये 41 का अंडर रूट हो जाएगा। तो बेसिकली अगर उसने ये एक्सप्रेशन लिख के आपको दिया तो उसको इवैल्यूएट कैसे करेंगे, तो पहले उस उन दोनों का a प्लस बी का रिजल्टेंट निकालेंगे और उसका मॉड्यूलस निकाल देंगे, तो ये उसकी वैल्यू हो जाएगी। इसी में जैसे मान लेते हैं इन सेम क्वेश्चन फाइंड, मतलब वो जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपको लिख के देगा उसको पढ़ना समझ में आना चाहिए। जैसे मान लो कि a प्लस बी और ऐसे ब्रैकेट लगा के फिर उसके ऊपर एक ऐसे कैप लगा के दे, इस तरीके से भी लिख के दे सकता है। तो ये इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को पढ़ना आना चाहिए और उससे ही आप उसको एवेल्युएट कर पाओगे। ठीक है, तो इसको पढ़ना क्या होगा, वो कह रहा है a और b जो वेक्टर्स दिए हैं मैंने आपको उन दोनों को क्या करो पहले जोड़ो, और फिर उन दोनों को जब जोड़ेंगे तो क्या आएगा, एक नया वेक्टर आएगा, और उस वेक्टर का क्या निकालो, कैप, मतलब उस वेक्टर का क्या निकालो, यूनिट वेक्टर निकालो। ठीक है, तो उसको कैसे करेंगे, सिंपल, अगर आपको ये पढ़ना आ गया तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप एक के बाद एक ऑपरेशंस लगाते जाओ जो आपको वेक्टर में सिखाए गए हैं। तो पहले मैं a प्लस बी निकाल लूंगा, तो क्या हो जाएगा, जो a प्लस बी है, या लेट अस से यहाँ पे मैं a माइनस बी का मॉड ले लेता हूँ, तो थोड़ा सा नया हो जाएगा। a प्लस बी का हमने अभी निकाला था, उसका कैप निकालना क्या है, a माइनस बी का मॉड ऐसे लिखा हो, a माइनस बी और कैप लिखा है। तो हमें अभी जैसे a माइनस बी निकाला, a वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्या हो गया बेटा, वो हमारे पास d वेक्टर के बराबर हो गया जो हमने नीचे निकाला है ना। तो बेसिकली वो क्या पूछ रहा है, a माइनस बी का कैप पूछ रहा है। तो इन क्वेश्चन
इट इज आस्क्ड टू फाइंड डी का कैप, है ना। तो डी हमने निकाल ही लिया है ऑलरेडी। डी हमारे पास क्या आया था, 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप। तो जो डी का कैप आएगा वो कितना आएगा, 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 2k स्क्वायर का अंडर रूट। इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप डिवाइडेड बाय 3 3 9, 9 प्लस 16 कितना हो जाएगा, 25, और प्लस 4 कितना हो जाएगा, 29 का अंडर रूट। ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन निकल के आया ये क्या हो जाएगा हमारे पास, a माइनस बी का कैप। ठीक है, तो आई होप आज जो हमने पढ़ा ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे से। अगर नहीं हुआ तो आप लोग थोड़ा सा रिवाइज कीजिएगा, वीडियो को अच्छे से देखिएगा। थोड़ा सा समय देना पड़ेगा क्योंकि नई चीज़ सीखने में समय तो लगता ही है। ठीक है, और जो भी दिक्कतें हैं आपको तो आप लोग बता सकते हैं कमेंट्स में, मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। बाकी इसको अच्छे से नोट्स बनाइए इसके, और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए आप लोगों के पास जो भी मॉड्यूल या जो भी किताब अवेलेबल हो उसमें से देख के। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।